भी उन्हें मिला। अब दानिश अंसारी को जब राज्य मंत्री बनाया गया तो ना तो कोई चुनाव लड़े थे और ना ही वे किसी मोर्चा का महामंत्री बनाया गया। दानिश अंसारी को जब राज्य मंत्री बनाया गया तो ना तो कोई चुनाव लड़े थे और ना ही वे किसी सदन के सदस्य थे, लेकिन सबके संगठनात्मक कार्यशैली के कारण उन्हें सरकार में मंत्री का जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और भागीदार मंत्री बनने के बाद उनका लक्ष्य रहा समावेशी विकास और योजनाओं का प्रभावी शिक्षा, सामाजिक उन्नयन और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए। समाज की शैली ने उन्हें देश की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा बनाया है। दानिश अंसारी आज युवा सोच और नई दिशा का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस कॉन्क्लेव 2026 का सफर आगे हम बढ़ा रहे हैं और आज इस सेशन में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक युवा चेहरा है। तो वो सौम्य चेहरा और उसके बाद कुछ सवाल भी उनसे पूछना लगता है कि हम कुछ अपराध कर रहे हैं। वो शांत और सौम्य व्यक्तित्व दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ हैं। मंत्री जब बने तो उस समय ये किसी हाउस के मेंबर नहीं थे और जाहिर सी बात है जब इनको मंत्री बनाने के लिए कहा गया होगा, मंत्री बनने के लिए जब कहा गया होगा शपथ के लिए, तो इनके मन में भी कौतूहल जगा होगा, लगा कि क्या मजाक है या वाकई। तो ये भी हम उनसे जानेंगे। मंत्रिमंडल में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं तो अपने विभाग के बारे में भी बताएंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। और यूपी का बजट, तरक्की का मास्टर प्लान, रोड मैप आप बना रहे हैं, तेज गति से आप लोग चल रहे हैं। आपके विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी है और जाहिर सी बात है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आपको अपने लोगों से भी लड़ना पड़ता होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया वॉइस को बहुत बधाई दूंगा एक बहुत सार्थक विषय पे जो आज चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं इंडिया वॉइस को बहुत बधाई दूंगा एक बहुत सार्थक विषय पे जो आज चर्चा हो रही है, जिसमें तमाम अलग अलग मिनिस्ट्री की जो चर्चा हुई। निश्चित तौर पर इस चर्चा से एक सार्थक जो बातें, जो निचोड़ इस बजट का निकल के आएगा, प्रदेशवासियों के लिए बहुत ये अच्छा भी रहेगा। और ख़ास तौर पे अगर अल्पसंख्यक समाज की बात की जाए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा इस बार जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम जनमानस को समर्पित करने का काम किया, ये बहुत ही अभूतपूर्व बजट रहा। और बजट सेशन के बाद जो आम जनमानस के फोन ग्राउंड लेवल से आए पूरे प्रदेश भर से, क्योंकि इस बजट की खास बात ये थी कि देखिए, अगर किसी कम्युनिटी का आप डेवलपमेंट चाहते हैं, कोई किसी कौम का आप विकास चाहते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे काम करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आपको उनको एजुकेशन वाइज उनको प्रमोट करना पड़ेगा, आपको उनको सोशली इनकरेज करना पड़ेगा, आपको उनको फाइनेंशियली प्रमोट करना पड़ेगा और आपको उनको पॉलिटिकली उनको आगे ले जाना पड़ेगा। और ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेके आए, इस बजट ने माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने का काम किया। उनकी शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके उद्योग को लेके और उनकी रोजगार को लेके, उनके तमाम जितने भी उनके आयाम हैं, सारे आयामों को पूरा करने वाला ये बजट है। शिक्षा के लिए भी इसमें प्रावधान है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए भी इसमें प्रावधान है। जो हमारे पिछड़े पासमानदा बुनकर समाज है उसके लिए भी लगभग 4,423 करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में रखा गया, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम आएगा। तो इस बजट के बाद बहुत सारे फोन ग्राउंड लेवल से आए और उन्होंने मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताया, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जताया। और जो सबका साथ सबका विकास की जो नीति है माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी पार्टी की, मुझे लगता है इस बजट के माध्यम से वो नीति को हम ग्राउंड लेवल पे ले जाने में सफल होंगे। और इस बजट के बाद जो खास तौर पे जो अल्पसंख्यक समाज है उसके सर्वांगीण विकास को हम ईमानदारी से सुनिश्चित कर पाएंगे। आपके विभाग की अब हम बात कर लें, अगर मुस्लिम वक्फ विभाग की बात करें तो शुरू से ही आरोप लगते आ रहे हैं संपत्तियों पर, पारदर्शिता पर, तो इस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत ज़रूरी आपने सवाल पूछा है। जो वक्फ की संपत्ति है, जो मुस्लिम समाज में वक्फ की संपत्ति है, उत्तर प्रदेश में 1,26,000 से अधिक वक्फ की संपत्ति है और पूरे देश भर का आंकड़ा देखा जाए तो 8 लाख से अधिक है।
रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक अगर कहीं है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और आजादी के इतने साल हो गए और इतना बड़ा लैंड बैंक हमारे पास था, मुस्लिम समाज के पास था, लेकिन कभी भी वक्फ की संपत्तियों के माध्यम से गरीब पिछड़े मुसलमानों के लिए और ना ही मुस्लिम महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए कोई काम पिछली सरकारों ने किया। यह काम पहली बार आजाद भारत में हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी केंद्र की सरकार लेके आई, जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ हम ग्राउंड लेवल पे उतार रहे हैं। इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ही यही था कि जो मुस्लिम समाज की वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनका मिसयूज हो रहा था या जिनका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा था या जिनका इस्तेमाल कुछ खास लोग अपनी खास वजहों से कर रहे थे, निजी स्वार्थ के वजह से जिसका खास इस्तेमाल कर रहे थे, उसका इस्तेमाल पब्लिक डोमेन में हो, मुस्लिम समाज के लिए हो, गरीब पिछड़े मुसलमानों के लिए हो, गरीब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए हो, जो हमारी तलाकशुदा मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए हो। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमने सुनिश्चित किया कि वक्फ के माध्यम से हम गरीब मुसलमानों के तरक्की के लिए काम करेंगे। हम उसका प्रॉपर ऑडिटिंग करेंगे, इलीगल इंक्रोचमेंट जहां हुआ है उसको इलीगल इंक्रोचमेंट से हटाएंगे। हम वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलेंगे, हम वहां पर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोलेंगे, हम वहां पर चैरिटेबल स्कूल्स खोलेंगे और उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए हम काम करेंगे, जिसके लिए असल में वक्फ हुई थी। वक्फ क्या है समझने की जरूरत है। वक्फ यानी वो संपत्ति जो खुदा की संपत्ति है, और उस संपत्ति के पीछे, वक्फ करने के पीछे यानी दान करने के पीछे का मकसद ये था कि मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन लैंड्स पे काम हो। धार्मिक यानी वहां मस्जिद बने, कब्रिस्तान बने, करबला बने, मदरसा बने, और आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब वहां हम ऐसे अच्छे सेंटर्स बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, ताकि वहां पे आम मुसलमानों को उससे लाभ हो। तो बड़ी एक संख्या है, मतलब मोर देन 60% ऐसी वक्फ की लैंड है जहां पे ना मदरसा है, ना मस्जिद है, ना कब्रिस्तान है, जो खाली लैंड है, जिसका सदुपयोग हो सकता था मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, जो नहीं हुआ। उन चीजों को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सुनिश्चित करेगा। जी, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं हैं, विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि इन योजनाओं से जो छात्र और युवा हैं वो वंचित होते हैं, तो इसको कैसे नकारेंगे इस आरोप को आप? हम तो अपने तमाम विपक्षी दलों के साथियों से पूछते हैं कि आखिर उन्हें इस चीज में क्या बुराई लगती है कि मोदी जी और योगी जी मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या गलत है? आपको भी पूछना चाहिए कि आखिर मदरसों में हम आधुनिक शिक्षा लागू कर रहे हैं, तो इससे आखिर विपक्ष को परेशानी क्या है? हम मदरसों की पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर से भी अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं, तो आखिर इससे विपक्ष को परेशानी क्यों है? हम जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं उनके स्किल के डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आखिर इस बात से विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है? मदरसों में हम एनसीसी और एनएसएस को लागू कर रहे हैं, जिससे कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारा जो मुस्लिम समाज का बच्चा है वो डेवलप कर रहा है। इस बात से आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है? हम अपने मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए हम रोजगार मेले लगा रहे हैं, इस बात से विपक्ष को क्या परेशानी है? हम मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्त करा रहे हैं, आखिर इससे विपक्ष को क्या परेशानी है? देखिए, विपक्ष को मैं बताऊंगा आपको। सर, विपक्ष को जो परेशानी है वो परेशानी है, लेकिन इससे उस समाज के लोगों को ज्यादा परेशानी है। जो मौलवी हैं उन लोगों को परेशानी है। उधर हैदराबाद वाले साहब भी परेशान हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप दिखावे के लिए कर रहे हैं। और लेकिन एक सच तो ये है ना कि अभी भी एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत कम है। अगर आप देखें तो सर सैयद अहमद के बाद से शायद ही कोई ऐसा नेता निकला हो जो सकारात्मक ढंग से उस समाज को लीड कर रहा हो और उनके एजुकेशन के लिए वो उनको आगे बढ़ा रहा हो। सही बात कहा आपने। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही। अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद होता है, और जब भारत देश आज़ाद होने के बाद हम जब बाद में सरकार बनाते हैं, देश में पहला शिक्षा मंत्री जो भारत देश का बनता है वो एक मुस्लिम समाज से बनता है। भारत देश का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज से बनता है। और जब आज़ादी के इतने साल बाद 2013 में तो मोदी जी नहीं थे, 2013 में तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और देश का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज का। और 2013 में एक रिपोर्ट आती है
एक आंकड़े आते हैं जिसमें तालीम में सबसे पिछड़ी कौम कोई दिखती है तो मुस्लिम समाज के लोग दिखते हैं। तो आखिर देश का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज का, और उसी मुस्लिम समाज के लोग तालीम में सबसे पिछड़ गए। आखिर क्या वजह रही, आखिर क्यों ऐसा हुआ? भाई कांग्रेस इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासनकाल किया, समाजवादी पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, तो आखिर उनके सत्ता के समय मुसलमान तालीम में इतना क्यों पिछड़ गया? और दूसरी तस्वीर देखते हैं, इंटरवल के बाद की तस्वीर। 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आती है और 2023 में यूपीएससी का रिजल्ट आता है, और उस यूपीएससी के रिजल्ट में मोदी गवर्नमेंट के रीजन में, योगी गवर्नमेंट के रीजन में 2023 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तब पूरे भारत से 51 बच्चे, मुस्लिम बच्चे यूपीएससी क्लियर करते हैं। ये वो बदलती हुई तस्वीर जिसकी मुसलमानों को जरूरत थी, जिस चीज पे किसी ने काम नहीं किया, जिस चीज को अनदेखा किया गया, जिस चीज को साइडलाइन किया गया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और आज हम तालीम में, आज हम स्किल डेवलपमेंट में, आज हम अपने एम्प्लॉयमेंट में हर तरीके से अपने अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे सार्थक प्रयास से आज ग्राउंड लेवल पे एक बदलती हुई तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एक सच तो यह भी है कि इतना सब करने के बाद भी जब आप उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स ला रहे हैं, उनको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे जुड़ नहीं रहे हैं। देखिए, हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और एक सच ये भी है सर कि अगर 10 वोट जाता है उस समाज का, तो उसमें से 9 वोट आपके खिलाफ जाता है। मैं उस पर भी आपको एग्जाम्पल के तहत बताता हूं कि देखिए, ये अब हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी की सोच बदल रही है। इन्हें बहुत गुमराह किया गया, इनको बहुत मिसलीड किया गया, लेकिन मोदी जी और योगी जी के रीजन में इस तस्वीर को भी बदलने का काम किया गया है। आज अल्पसंख्यक समाज को हमारे नीति पे और नियत पे विश्वास आ रहा है। उसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, अभी बीते दिनों उपचुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 9-10 सीटों पे उपचुनाव हुआ। कुंदरकी एक विधानसभा की सीट है जहां पे उपचुनाव हुए, वहां पे 65% से ज्यादा मुस्लिम समाज की आबादी है। उस कुंदरकी विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बड़े मार्जिन के साथ, ऐतिहासिक वोटों के साथ वहां जीत दर्ज की है, और बिना मुस्लिम समाज के वोटों के वहां पे जीत हासिल नहीं हो सकती थी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जीतने का मतलब कि अब मुसलमानों के दिल और दिमाग में हमारी पार्टी के प्रति विश्वास बदला है। दूसरी तरफ रामपुर आइए, रामपुर में उपचुनाव होता है, लोकसभा का भी हुआ, विधानसभा की हुआ। वहां भी जहां पर 40-50% से ज्यादा माइनॉरिटी की आबादी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। 2023 में मैं ले जाना चाहूंगा निकाय चुनाव। जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, तब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पे लगभग 30 चेयरमैन, नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैनों को लड़ाया, और लगभग 250 से अधिक सभासद और पार्षदों को भी लड़ाया, जिसमें 80 से अधिक सभासद और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक बाहुल बूथों से जीत के आए। 10 से ज्यादा चेयरमैन हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से जीत के आए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे। माननीय मंत्री हमारे बड़े भाई दयाशंकर भैया भी बैठे हैं, इनके विधानसभा में भी इन्होंने एक सभासद का टिकट दिया एक मुस्लिम समाज को, और आजादी के बाद पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी न केवल लड़ा बल्कि जीत के भी आया। तो देखिए, बदल रहा है। हमें गुमराह किया गया, मैं मानता हूं, मैं आपके इस मंच से कबूल करता हूं कि मुसलमानों ने अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पे जताया, और हमारी वोट की ताकत से वो मुख्यमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसी मुसलमान ने देखा कि वो लोग हमारी वोट की ताकत से मुख्यमंत्री तो बने, प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन जब हमारी डेवलपमेंट की बात आई तो उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया। तो मुसलमानों ने बहुत धोखा खाया, उन्होंने बहुत जो है विश्वासघात उनके साथ हुआ। लेकिन अब हमारे प्रदेश के मुसलमानों ने ये ठाना है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। 2023 के उपचुनाव को जो रिजल्ट आए, वही चुनाव का रिजल्ट 2027 में भी आपको मिलेगा, और 2027 में उत्तर प्रदेश के हर जाति, धर्म, मजहब के लोग आगे बढ़ के हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पे अपना भरोसा जताएंगे। 2027 की आप बात कर रहे हैं, एक सवाल यहाँ हज विभाग को लेकर भी बनता है। जो हज सेवाएं हैं, इसके लिए आगे की सुविधा और अवसर को देखते हुए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है आगे के 2027 के लिए? देखिए, हज की अगर व्यवस्था आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के समय हज की क्या व्यवस्था थी और मोदी गवर्नमेंट में हज की व्यवस्था, जितनी बेहतरीन तरीके से आज हज की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने की है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
मैं खुद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, उसमें एज ए चेयरपर्सन मुझे बनाया गया था और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद हज की व्यवस्था के निरीक्षण को देखने के लिए हमें सऊदी अरब भेजा था। मैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे गया और हज की व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अच्छी से अच्छी फैसिलिटी को सुनिश्चित किया है। भारत का हाजी इस बार हज पे जाएगा तो उसको अच्छा एकोमोडेशन मिले, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले, अच्छी फूड की व्यवस्था मिले, अच्छे रहने की व्यवस्था मिले। इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राउंड लेवल पे वहाँ सुनिश्चित किया है। हमने बहुत अच्छे अच्छे होटल्स वहाँ सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे हमारे हाजी जाएंगे, कंफर्टेबली रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे वृद्ध हाजी जाते थे, कई बार वो भटक जाते थे, तो पहली बार हमारे भारत का हज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। AI का भी इस्तेमाल हम अपने हज की यात्रा के दौरान करेंगे। हम एक स्मार्ट बैंड अपने हाजियों को देने जा रहे हैं, जिस बैंड में तमाम जो फैसिलिटीज़ है उस बैंड में मिलेंगी, उनके लोकेशन की जानकारी मिलेगी। किसी हाजी को अगर कोई दिक्कत है, कोई इमरजेंसी ऐसी बात है, मेडिकल की ऐसी उसे बैकअप चाहिए, उसमें एक SOS बटन भी है, इमरजेंसी बटन भी है, जिस बटन को प्रेस करेगा तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन में मिल जाएगी और 4 मिनट के अंदर उसको वहाँ पे असिस्टेंस मिल जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में अगर पहली बार कोई कर रहा है तो भारत देश कर रहा है। ये अगर ये संभव हो पाया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से। जैसा कि हमने ये प्रोग्राम रखा है कॉन्क्लेव यूपी का बजट तरक्की का मास्टर प्लान, अगर हम बात कर ले इस यूपी बजट में आपके विभाग को लेकर, तो आपका जो विभाग है किस पायदान पर नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारी डिपार्टमेंट की आवश्यकता थी अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो बजट चाहिए था वो दिया है। इसके अलावा MSME डिपार्टमेंट के माध्यम से जो हमारे पिछड़े पासमानदा बुनकर समाज है हमारे प्रदेश का, उनके बिजली बिल के फ्लैट रेट की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। बुनकर समाज है हमारा माइनॉरिटी का, वो बिजली बिल के फ्लैट रेट की कई सारी उसने मांगे की। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से उन मांगों को रखा सकारात्मक तरीके से। बुनकर समाज के कई नेता भी माननीय मुख्यमंत्री जी के से मिले हमारे माध्यम से, और बिजली बिल के फ्लैट रेट को की अच्छी व्यवस्था के लिए भी इस बार 4,440 करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में रखा गया। इसके अलावा मुस्लिम समाज के बच्चों को, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए लगभग 350 करोड़ से अधिक का बजट रखा गया। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए लगभग 500 करोड़ से अधिक का बजट रखा गया। तो एक अच्छा बजट जिससे अल्पसंख्यक समाज का ओवरऑल विकास हो सके, उन चीज़ों को हमारी योगी गवर्नमेंट ने रखा है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो मेगा बजट है, 9 लाख करोड़ से अधिक का जो बजट है, जिससे उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा, इसमें हमारा अल्पसंख्यक समाज भी आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट से जुड़ेगा, ऐसे में पूरा विश्वास है। दानिश अंसारी से दानिश आजाद अंसारी तक का सफर, क्या वो आजाद जो आज के समय में एक आजादी वाला नारा लगता है उससे जुड़ा? उससे देखिए, हम लोग जब छात्र जीवन में थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग छात्र जीवन में थे, छात्र नेता थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे, तो हम लोग अपने देश के सेनानियों और क्रांतिकारियों को का उनका बड़ा सम्मान करते थे। और जो मेरे नाम के आगे जो आज़ाद लगा है, जो पहले से हमें जानते हैं वो बताएंगे आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हमारे शहीद थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके नाम को डेडिकेट किया, उनके नाम उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए हमने अपने नाम को डेडिकेट किया। और जो आज़ाद है दानिश आज़ाद का, वो हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी से लिया। सर, जब आपको मंत्री बनने का ऑफर आया, सूचना मिली, तो वो कपिल शर्मा के शब्दों में अगर हम पूछे तो आपको क्या लगा? मजाक लगा या सही में आप सोच रहे थे कि मैं मंत्री बनूंगा, बिना विधायक बने, बिना पार्षद बने मैं मंत्री बन जाऊंगा? देखिए, यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे विश्वसनीय पार्टी इसीलिए कहा जाता है हमारी पार्टी को, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का में एक एक कार्यकर्ता की वैल्यू होती है। एक एक कार्यकर्ता जो ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे पार्टी के लिए और समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, पार्टी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। और मेरे जैसे एक आम परिवार से आने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े सूबे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का सही मायने में सम्मान होता है। आप कहां से आए हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी नीयत क्या है, आपकी सोच क्या है समाज के लिए, आपका समर्पण भाव क्या है, ये मायने रखता है। और ईमानदारी से अगर आप समाज की सेवा के लिए, पार्टी की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ही
कुछ भी संभव है। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसे अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम लोग के पिताजी का नाम कोई नहीं जानता, हम लोग किस बैकग्राउंड से हैं कोई नहीं जानता। हमारी मेहनत, हमारी कर्मठता, हमारी जो लगन थी उसको पार्टी ने देखा और इतना बड़ा सम्मान दिया। और एक आम मुस्लिम परिवार में, पिछड़े पासमानदा परिवार में पैदा हुआ एक दानिश आजाद अंसारी अगर वो मंत्री बन सकता है तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। लेकिन ये भी था ना सर, एक दौर था जब आरिफ बेग और सिकंदर बख्त भारतीय जनता पार्टी में चेहरा हुआ करते थे। बाद का दौर आया तो उसमें शाहनवाज जी और मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए चेहरा। अभी वो लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर खोज हो रही है। दानिश आजाद अंसारी उस खाली जगह को भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में भरेंगे। देखिए, हम अपने आप को और हम सभी लोग जो भी पार्टी में हैं, वो मंत्री हो, विधायक हो, संगठन में हो, जिले स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। यही हमारी पार्टी की ताकत है, यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि हम सब कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। हम कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता हैं और हमेशा कार्यकर्ता रहेंगे। पार्टी की सेवा के लिए जो भी आवश्यक होगा हम जरूर करेंगे। ये जो रोल दिया है पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश में, जो एज अ मिनिस्टर हमारे कंधे पे जो जिम्मेदारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, पार्टी के निर्देशों को पूरा करने के लिए, मोदी जी और योगी जी के विजन को पूरा करने के लिए हम पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। आशीष जी बैठे हैं और हमसे कहा जा रहा है कंक्लूड करने के लिए आशीष जी के अनुमति से एक सवाल आपसे चलते चलते सर, कि सारी बातें तो हो रही हैं, SIR में फॉर्म 7 को लेकर भी चर्चा हो रही है। वो जो कह रहे हैं लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, कि उनका नाम काटा जा रहा है, चुन चुन कर काटा जा रहा है, आपको भी लग रहा है क्या कि उनका नाम कोई नहीं कह रहा है, गलत बात है। उत्तर प्रदेश का कोई भी अल्पसंख्यक ये नहीं कह रहा है कि उसका नाम काटा जा रहा है। ये केवल भ्रम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता फैला रहे हैं, क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे सपा और कांग्रेस वाले तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। मैं बार बार कहता हूं कि एक भारत में एक अंग्रेज थे आजादी से पहले जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। आधुनिक भारत के अंग्रेज ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो झूठ बोलो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आम जनमानस पूरी तरीके से इस SIR की पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रहा है, लेकिन जब सारी चीजें स्मूथली चलती हैं तब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परेशान हो जाती है और ऐसी झूठी बातें बोलती है। आम जनमानस का इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश आज विकास का प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश आज खुशहाली का प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश आज समृद्धि का प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 प्रदेश बना है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। और हम अनुरोध करते हैं चेयरमैन साहब से, श्री प्रेम सागर तिवारी जी से, उन्हें सम्मानित करने के लिए। और असित कुणाल जी